बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताब और आज हमारे साथ नव प्रवर्तक के तौर पर मौजूद है आम आदमी पार्टी के राजनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष पांडे। आशुतोष जी अपने पिता के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहा करते थे, जिस कारण से उनका रुझान भी समाज कल्याण की ओर बढ़ता गया और अपने क्षेत्र में उनका सामाजिक कार्य करते हुए समय बीतता रहा। वर्तमान में वो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं कानपुर देहात से और अपने पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हुए वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती देने के क्रम में आशुतोष जी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग मोर्चे पर सक्रिय होकर बेहतर रणनीति के साथ आप यानी आम आदमी पार्टी के विकास अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आशुतोष जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आशुतोष जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। जी, मेरी शिक्षा जो है वो देहरादून से शुरू हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की और पोस्ट ग्रेजुएशन समाजशास्त्र से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की मैंने। राजनीति में मेरा कोई रुझान नहीं रहा इस तरीके से, परंतु ये कह लीजिए ईश्वर प्रदत्त गुण की वजह से मैं स्कूल के दिनों से ही न्याय और हक की आवाज उठाने के लिए हमेशा आगे रहता था। मुझे याद है मैंने अपना पहला जो प्रदर्शन किया था वो 11वीं कक्षा में किया था। मैं हॉस्टल में था और कुछ हॉस्टल की नीतियां इस तरीके से बनाई गई जहां पर मुझे लगा कि ये छात्रों के साथ अन्याय है, तो मैंने उस पर अपनी आवाज बुलंद करी और सभी छात्रों का उसमें मुझे सहयोग मिला। मैनेजमेंट के बहुत सारे टीचर्स का सहयोग मिला और अंत में जीत भी हमारी ही हुई। तो यूं कहना कि राजनीति में कोई मैं बाद में आया या समय के अनुसार अपने आप को राजनीति में ढालने का प्रयास किया, ऐसा कतई नहीं है। मैंने जो भी किया वो ईश्वर ने ही बनाए रास्ते पर ही मैं चलता गया। और हाँ, ये जरूर है कि इस दौरान आज तक, स्कूल से लेकर आज तक, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने राजनीति में देखे, जहां पर गंदी राजनीति भी हुई, जहां पर प्रलोभन की भी राजनीति देखी। लेकिन ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन सभी रास्तों से गुजरने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी विचारधारा, अपनी सोच और समाज के प्रति जो एक योगदान होना चाहिए उसको लेकर मैं कभी भी अपने आप को मैंने कभी विचलित नहीं महसूस किया और ईश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने अपना कर्म किया। तो अगर स्पेसिफिकली मुझसे पूछा जाए कि कौन कौन से उतार चढ़ाव देखे, तो वो तो मैं प्रश्न पूछने पर भी मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस से भी जुड़ा रहा और वहां पर मैंने 15 साल दिए और मैंने यूथ कांग्रेस के दिनों से ही ये महसूस किया कि जितने भी लोग मेरे साथ आते गए, जुड़ते गए, तो कहीं ना कहीं वो मेरी नेतृत्व क्षमता को देख करके मेरे साथ चालें चलते रहे, मेरे साथ प्रयास करते रहे कि मैं किसी ओहदे में ना पहुंचूं, किसी मकाम पे ना पहुंचूं, कोई मुझे जान ना पाए, कोई नेता मुझे ना देख पाए। लेकिन फिर मैंने अपना एक ऐसा रास्ता बनाया, क्योंकि मैं जानता था कि राजनीति में अगर मैं हूं तो मैं एक अच्छी भावना से हूं और राजनीति में जनता ही सब कुछ होती है। तो मैंने फिर जनता का रास्ता पकड़ लिया
जनता के बीच में रहा, कि नेताओं को मैंने छोड़ दिया। नेताओं के आगे पीछे लोग करते हैं, जनता को भूल जाते हैं, लेकिन मैंने नेताओं को भुला दिया। मैं अपना काम करता रहा और जितने भी लोग नेताओं के पीछे चलते रहे वो आज बहुत हल्के साबित हो गए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी जनता का, अपनी नेतृत्व क्षमता का और ईश्वर का। जी आशुतोष जी, पिताजी आपके हमेशा से सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहे थे और हमेशा करते रहे, तो वैसे में आपके लिए भी उस पद चिन्ह पे चलना बहुत आसान रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब राजनीति में आप आए तो किस तरह से उसका मतलब क्योंकि वो मुश्किल काम था, राजनीति एक मुश्किल परिप्रेक्ष्य की बात है। सामाजिक कार्य तो सभी जो करना चाहते हैं दिल से वो कर पाते हैं, तो कितनी मतलब मुश्किलात हुई इसमें राजनीति में आपको आकर? ये बात सच है कि मेरे पिताजी का क्षेत्र में बहुत योगदान रहा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा। जनता के लिए उन्होंने बहुत दिल से जो भी किया। परंतु ये कहना कि उनका जो किया हुआ था उसका मुझे त्वरित लाभ मिल गया, ये मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि क्षेत्र में मेरा तब आना हुआ जब मेरे फादर गुजर गए। मैं 2004 में लौट करके भोगनीपुर आया था अपने क्षेत्र में, और उससे पहले मैं हमेशा बाहर ही रहा। और ऐसी परिस्थिति में मैं आया जहां पर शायद ही मुझे कोई लोग जानते हो, बहुत कम लोग जानते थे। तो एक अपनी पहचान बनाना ये बहुत बड़ा एक मेरे सामने दायित्व भी था। और मैंने अपनी जो पहचान बनाई अपने कार्यों से बनाई, और उन कार्यों से नए लोग जब जुड़ते चले गए तो जिन जिन लोगों को ये जानकारी में आता गया कि मैं अपने पिताजी का नाम जब सामने लेता था तो लोग उनके नाम को सुन करके मुझे साथ देते थे, मुझे पहचान देते थे। और जो क्षेत्र में मेरी पहचान बनी है अपने संघर्षों से बनी है, और उन संघर्षों को देखते हुए मेरे पिताजी ने जो काम किया अपने समय में, उन कार्यों का मुझे लाभ मिलता गया। लोग जुड़ते गए, हमारे जो पुराने बुजुर्गों ने क्षेत्र में काम किया था उसका लाभ भी मुझे मिला। लोग याद करते गए, और मेरे कार्यों का जो उनके सामने प्रस्तुतिकरण था, उन कार्यों का और बुजुर्गों के कार्यों का जब अवलोकन लोगों ने किया तो मुझे समर्थन भी मिला। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूं। तो संघर्ष के साथ मैंने अपने पिताजी और बुजुर्गों का क्षेत्र में किए गए कार्यों का लाभ लिया है। ऐसा कतई नहीं है कि मेरे पिताजी ने कुछ किया और मैं आया और मुझे उसका लाभ मिल गया। संघर्ष पहले रहा और उनके किए गए कार्यों का लाभ मुझे आज धीरे धीरे प्राप्त हो रहा। जी, राजनीति में आपका आगमन क्यों हुआ और अपने विजन के बारे में बताएं, और आगे के मुद्दे क्या हैं उसके बारे में जरा प्रकाश डालें। देखिए, राजनीति में मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारे जो आज राजनीति में लोग आते हैं मौजूदा हालातों के चलते आते हैं, एक इच्छा के चलते आते हैं, ग्लैमर के चलते आते हैं, पावर के चलते आते हैं। परंतु मेरा जो राजनीति में पदार्पण हुआ है, मैं समझता हूं कि ये ईश्वर की इच्छा ही है कि मैं आज राजनीति में हूं। क्योंकि अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं राजनीति से पहले शिक्षा और शिक्षण का कार्य ज्यादा पसंद करूंगा, और राजनीति को मैं इतना ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता। परंतु जो मैं आया हूं राजनीति के क्षेत्र में, ये ईश्वर की ही मंशा रही। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। मैं बचपन से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। आज मेरे 95% मित्र जो हैं सिविल सर्विसेज में हैं। लेकिन जो हालात मेरे स्कूल से बने, जो जन्म से बने, जो मेरी पहचान है, जो मेरे अंदर एक नेतृत्व के गुण हैं, उनके चलते हुए मैं कभी भी शांत नहीं बैठा। कहीं कोई बात आई तो मैंने अपनी बात बेबाकी से रखी, कभी पीछे नहीं हटा। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में आने का जो मेरा रास्ता है वो ईश्वर का रास्ता है, और मैं उस पर चलता गया। जहां कहीं अगर भटका भी हूं तो उन्होंने मुझे फिर से उसी रास्ते में डाला है। तो मैं समझता हूं कि यह मेरा रास्ता ईश्वर का रास्ता है, और मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे
कभी भी उन्होंने इस मार्ग से भटकने नहीं दिया है। और इच्छा अगर आप पूछें, इच्छा के तौर पे मैं बता चुका हूं कि आज भी मैं प्राथमिकता शिक्षा और शिक्षण को देना चाहता हूं, और जितना भी होता है प्रयास करता हूं राजनीति में भी मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उनको सही रास्ता दिखाऊं, सही गाइडेंस दूं। और जितने भी युवा साथी हैं मैं उनको यही कहता हूं कि आप लोग पहले अपनी शिक्षा को पूरा करिए। शिक्षा है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मेरा रास्ता जो है आपके सामने है, और आज जो मैं जिस रास्ते पर हूँ वो रास्ता ईश्वर का रास्ता है। विजन मेरा शुरू से स्पष्ट रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था, लोगों की सेवा करना चाहता था। बचपन से ही सेवा की भावना ईश्वर ने मेरे अंदर डाली जो आज भी है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि सेवा के लिए कुछ मैं बचपन से ही कोई भी, चाहे जानवर हो चाहे कुछ हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसको मेरी आवश्यकता पड़ती है, जो मेरी तरफ देखता है, तो मुझे लगता है कि मैं इसकी क्या मदद कर सकूं। तो कुल मिला करके मेरा विजन स्पष्ट है। अगर मैं विधानसभा में पहुंचता हूं, अगर मैं कभी लोकसभा में पहुंचता हूं, तो लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की चलती हैं उनको उन तक पहुंचा सकूं, उनसे उनका भला कर सकूं और ईमानदारी से कर सकूं। क्योंकि होता यह है कि राजनीति में लोग बिना संघर्ष के विधानसभा पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं, जाति के आधार पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वे उन जो योजनाओं का लाभ जो जनता को मिलना चाहिए नहीं पहुंचाते हैं और जनता भटकती रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरा विजन स्पष्ट है कि मैं राजनीति में खुद स्वयं की प्राप्ति के लिए नहीं हूं। मैं अगर सत्ता प्राप्त करता हूं, मैं अगर सिस्टम में जाता हूं, तो सिस्टम में जाने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों को आवश्यकताएं हैं, जो लोगों का हक है, जो लोगों का अधिकार है, वो उन तक ईमानदारी से पहुंचाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। विशेषकर जो आपने अपने क्षेत्र के लिए किया है, हमने भी देखा है, और आप जिस बेहतरी से कार्य कर रहे हैं और काफी सालों से आपके पिताजी और आप मिलकर अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं, तो उसमें जो अगला प्रश्न है मेरा, उसमें हम पूछना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं, वहाँ की समस्याएं क्या हैं और साथ ही विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मेरी विधानसभा भोगनीपुर 208 लगती है, जो कि कानपुर देहात की विधानसभा है। यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, और जो अगर विधानसभा के लिहाज से बात करें, वही कॉमन समस्या हर विधानसभा में यहाँ पर है। लेकिन देखने में आया है कि जो हमारे क्षेत्र की या भोगनीपुर विधानसभा की जो प्रमुख समस्याएं हैं, वो समस्याएं जस की तस है, और जो सरकारी आंकड़े हैं वो बहुत विकास की बातें बोलते हैं। जल की समस्या है, लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, वहीं सरकारी आंकड़े और सरकारी नीतियां ये कहती हैं कि 2024 तक जल शक्ति मिशन जो अभी भारत सरकार ने 2019 में लॉन्च किया, 2024 तक घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने की बात करी। उससे गांव हमारा बहुत सारे, क्या पूरी विधानसभा ही अछूती है, कुछ 10, 15, 20 गांव में पानी की टंकियां बना दी गई हैं। बाकी जनता मुझे फोन करती रहती है, क्या सी है जनता। दूसरी समस्या यहाँ पर यह है कि गांव गांव मैं जाता हूँ, लोग ये बताते हैं, दिखाते हैं कि भैया देखिए जल भराव है हमारे यहाँ पर, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां आती हैं, और मैं देखकर बड़ा हतप्रभ रह जाता हूँ कि ये जल भराव की समस्या सन 80 के दशक में वही खरंजे अभी भी पड़े हैं, आरसीसी भी नहीं है लोगों के लिए, वहां पर रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं। तो इतना पैसा भारत सरकार ने लगाया, गांव को मजबूत बनाने के लिए प्रधानों को ताकत दी, बड़े बड़े आंकड़े जारी किए जाते हैं कि सफाई में कानपुर देहात नंबर 1 हो गया है। इस तरीके की जब सारी चीजें सामने आती हैं, तो ये महसूस होता है कि कितना बड़ा धोखा हम अपने देश में अपनी जनता को दे रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से विकास नहीं होते हैं, विकास होता है धरातल पर दिखने से। और हमारे क्षेत्र में
जो 400 गांव है, अगर मान लीजिए भोगनीपुर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, तो उनमें से लगभग 300 गांव यथास्थिति में है जैसे आप सन 80 के दशक में है, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तीसरी समस्या है आवास की। जनता आवास के लिए भटकती रहती है, पात्रों को आवास मिलता नहीं है। अपात्रों को जो 20-20, 30-30 लाख रुपए सेक्रेटरी को दे देते हैं, उनको आवास मिल जाता है और गरीब दर दर भटकता रहता है। कहा तो जाता है कि पात्रों को हम दे रहे हैं और आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं कि इस वर्ष हमने इतने पात्रों को आवास दिए, परंतु हकीकत यह है कि एक गांव से ही, एक कैलाशपुर गांव लगता है, उसी से ही 110-20 एप्लीकेशंस मेरे पास हैं, जो मैं सीडीओ महोदय के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। उन सभी 120 लोगों को पन्नी के नीचे अपनी रातें गुजारते हैं, उनको आवास नहीं है, और जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उनको आवास मुहैया करा दिया जाता है। एक घर में 3-3 आवास, और जो गरीब होता है उसको कहा जाता है कि तुमको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आवास की समस्या इतनी गंभीर है कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि सरकार को मजाक नहीं बनाना चाहिए इन पात्र लोगों का जो वाकई में हकदार है उन आवासों के। सरकार घोषित कर दे कि जो पैसा देगा हम आवास उसे देंगे, तो कम से कम ये गरीब लोग दौड़ेंगे तो नहीं, अपनी नींद तो नहीं खोएंगे। जो ये भागते हैं, इनको लगता है, एक रिलेटिव डेप्रिवेशन महसूस होता है कि ये तो आवास मेरे लिए था, इनका तो पक्का मकान बना है, इनको आवास कैसे मिल गया। तो जो उनके पास 5-10 हजार रुपए और होता भी है तो वो भाग दौड़ करते हैं, उसमें भी खर्च कर देते हैं। कुछ दलाल लोग आ जाते हैं कि चलो तुम्हारा आवास करा देंगे, अंत में वो आवास भी नहीं होता है। जो जमा पूंजी है वो भी खो देते हैं, और उनके मन में एक मलाल रह जाता है कि ये तो हमारा हक था, हमारा हक हमसे छीन लिया। तो कम से कम अगर सरकार या प्रशासन ये कह देगी कि पैसा जो देगा आवास उसे देंगे, तो गरीब आदमी चैन की नींद तो सोएगा। जिसके पास पैसा है वो आवास ले लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो ये सोचेगा कि भाई मेरे पास धन नहीं है, तो उसको एक व्याकुलता की स्थिति में तो नहीं डाले कम से कम प्रशासन। तो ये आवास की तीसरी समस्या हो गई। पेंशन की समस्या है, 500 रुपए पेंशन 3-3 महीने आता है, ये व्यवस्था बनी हुई है। दूसरी बात ये पेंशन को ही लेकर बुजुर्ग जन है, कईयों को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आवास समस्या, जल समस्या, गंदगी की समस्या, आपकी पेंशन की समस्या, विकलांग जो हैं उनको सही ढंग से किसी के पास सीएमओ का जो उनका सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दिया जाता है। विकलांगता 90% है, उसमें भी दिखा देते हैं कि 50% विकलांगता है। तो ऐसी कंजूसी क्यों? अरे भाई, विकलांग अगर 90% है तो उसे 90% दे दो ना उसका सर्टिफिकेट, उसको कुछ फायदा मिल जाएगा। अब 90 वाले को 50% कर दिया तो उसको फायदा भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार का फिर मतलब क्या है? सरकार क्या सिर्फ आंकड़ों को जारी करने की एक व्यवस्था और मशीन बनी हुई है क्या? ये आंकड़ों के सहारे क्या देश का विकास होगा क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने कभी मौका दिया तो ये मैं संसद में बात उठाऊंगा, विधानसभा में उठाऊंगा कि आंकड़ों का खेल कब बंद होगा, कब हम वाकई में जनता को वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में लाकर खड़ा करेंगे। अगर कोई सरकार है तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, और जनता तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं जिनकी वो हकदार है। इसीलिए जनता उनके साथ खड़ी हुई है, और दिल्ली में 3 बार से हम सरकार बना रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहूंगा कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आए तो हम कम से कम वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसको हम धरातल पर उतार सके। तो यही सब प्रमुख समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना बहुत जरूरी है, जिनके लिए मैं प्रयासरत भी। विशेषता ये है कि हमारे क्षेत्र का एक तो सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा है। कतई भी हमारे क्षेत्र में जो सामाजिकता को लेकर के जो मनमुटाव है वो उभर कर कभी नहीं आया है। ये तो हो गई सामाजिक क्षेत्र की बात। बाकी हमारे क्षेत्र की जो अन्य विशेषताएं हैं वो ये है कि लोग अपना
अच्छा योगदान बनाकर रखते हैं समाज में, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिसको हम उल्लेखित कर सके या बता सके कि नहीं ये ऐसी विशेषता है जो कि अद्वितीय है। लेकिन हाँ, लोगों को अगर आप देखिए तो हर क्षेत्र में है उनका योगदान, समाज के और राजनीतिक क्षेत्र में हर जगह। हमारे भोगनीपुर विधानसभा से ही जो आज राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, वो चुनाव लड़ चुके हैं 2007 में, और जब मैं अब अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि कह सकते हैं कि भाई मैं भोगनीपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, उस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ जहाँ देश का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी हैं या तो हमारे क्षेत्र से बहुत सारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आई हैं, सामाजिक क्षेत्र में आई है। लेकिन हाँ, हमारे क्षेत्र में विकास होना है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका मैं आपके सामने उल्लेख कर सकूं। जी, और अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता को, अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दें, मुझको दें। आपके बीच का मैं प्रत्याशी हूं और जो आप लोगों का समर्थन है वो मुझे अगर प्राप्त होता है तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि जहां पर इतने सभी दलों के प्रत्याशियों को आपने मौका दिया है, आप एक मौका मुझे भी दें और मुझे अपनी सेवा करने के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास करने का मौका दें। यही मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ। जी, तो ये थे आज हमारे साथ आशुतोष पांडे जी, जिन्होंने काफी सामाजिक तौर पर सक्रिय होकर कार्य तो किया ही है, साथ ही लगातार क्षेत्र के जनता से जुड़े रहे हैं और बेबाक होकर के अपनी बातें रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से वो अगर क्षेत्र में आएंगे तो काम करेंगे। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व।